अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 103 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया जी। अच्छा मेरे बच्चों, आपके होमवर्क में थे सवालात की कह रहे हो, ताड़े वालों जवाब है? हाँ जी, जेमिनाई क्लब होमवर्क में था। जी, वन बाय वन करते हैं ज़रा इनको डिस्कस। जी, इनमें कोई मसला आया आपको? इसमें क्या मसला आया जी? बेटा ये पैसे आए हैं, ठीक है, और उसने हमें कहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर बना दो। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कहाँ जाएगा ये? ओपनिंग क्लोजिंग भी कहाँ जाएगा? मैं टेनिस मैं आपके लिए टेनिस कोर्ट का फंड बना देता हूँ। लाइबिलिटी है ना ये, चलो बनाते हैं मिलके। टेनिस कोर्ट लाइबिलिटी, टी कोर्ट लाया बिल्ली टी। ओपनिंग बताइए, क्लोजिंग बताइए। 260। और ये जनाब एंट्री पड़ी है रिसीट्स के अंदर, टेनिस कोर्ट फंड आया है, तो रिसीट पेमेंट डेबिट कितना और टेनिस कोर्ट क्रेडिट। ठीक है जी, हो गया बैलेंस। अब बताओ इसका क्या करें? आप बता दो, वो कर लेते हैं। अगर बैलेंस शीट बना रहे होते तो लायबिलिटीज में शो कर देते, ठीक है, या टेनिस कोर्ट तैयार हो चुका होता, वो एसेट्स में नजर आ रहा होता, वो डेप्रीशिएट हुआ होता, तो फिर इसको भी इनकम में डालते। इसलिए इसका कुछ नहीं करना था। कुछ किया हुआ था सोल्यूशन में, यही मिल नहीं रहा था कि क्या करना। चलें और जी, एक्सेस ऑफ ये बेसिकली सरप्लस बता रहा है वो, ठीक है। 2022 में सरप्लस कितना आया था? 180। 2023 में कितना आया है? 62। तो ये उसने अपनी तरफ से निकाल के दिया हुआ है 62, तो आपका भी 62 ही निकलेगा इंशाल्लाह। उसने यही कहा था ना कि एक्सेल की शीट डिलीट हो गई है, तो उन्होंने बनाया था इनकम एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, मैं बिल्कुल जल्दी नहीं करना चाह रहा है इसको ख़त्म करने में, आराम सुकून से करें। ये टॉपिक बहुत अच्छा तैयार हो गया, क्योंकि जिस लेवल पे ये आ गया है हमने उससे ऊपर के लेवल की तैयारी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी तैयारी होती है तो छोटे सवाल, देखो छोटी सी बात है, टेनिस कोर्ट फंड बड़े सवाल में सीखा हुआ था, तो यहाँ पे ये बात आसानी समझ आ गई, वरना नहीं समझ आ सकती, ठीक है ना। तो शॉर्ट क्वेश्चन अल्लाह करेगा इसमें से आसान सा बन जाएगा, हमारी मौजें लग जाएंगी। शॉर्ट क्वेश्चन कोई आप लोग हल्का ले लेते हैं, 10 नंबर का, और वो लॉन्ग क्वेश्चन 15-16 का होगा। यार कितना को फर्क है। उल्टा ये तो ज़्यादा अच्छा होता है, ये थोड़े टाइम में जल्दी से सवाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता T1 लेवल का सवाल, ये तो मौजें लग जाती हैं फिर, ठीक है। तो ये कि 10 नंबर का सवाल होगा, 7-8 तो मेरे जैसा भी ले लेगा इंशाल्लाह। आप तो माशाल्लाह फिर आप है, चलो 6-7 मेरे जैसा लेगा, आप 8-9 ले लेंगे, ठीक है। एक दो नंबर की गलती फिर भी कोई नहीं, गुंजाइश है। अच्छा जी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम बनाते हैं बच्चों, उसमें इनकम्स आती हैं और एक्सपेंसेस आते हैं, और फिर सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है, ठीक है जी। अगर इनकम्स ज़्यादा होंगी तो सरप्लस, और अगर इनकम्स कम होंगी तो, मिसाल के तौर पे 160 रुपये की क्या आई हमारे पास, 162 रुपये की हमारे पास टोटल इनकम्स आ गई, और 100 रुपये के टोटल एक्सपेंसेस आ गए, तो इट इज excess of incomes over expenses, तो this will result in surplus, and surplus will go to general fund, और उसमें क्या जाके हो जाएगा? ऐड। तो गिवन था, ठीक है। सोल्यूशन ओपन कर लें साथ ही, आपको मसला कहाँ पे आ रहा है ताकि हैं। और यार खोल दे भाई, भाई नहीं, हाय हाय, जुदाइयां पा के फिर चले हो तुसी हैं। रोना आ जाएगा। अच्छा क्या उमर भाई क्या कह रहे हैं बताओ? जी भाई कुछ नहीं कहा। अच्छा जी, आपने ये बैलेंसिंग निकाला था बच्चों घर पे? कितने बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट किया है? ओके, ये बैलेंसिंग लाइन पे निकला था।
तो ये सही निकला था, तो ये प्रूफ भी हो गया ना फिर बैलेंस शीट से कि यही था। ठीक है, चलें। अच्छा जी, और इस सवाल में कोई मसला, कोई बच्चा कहे कि जी इसको कराना चाहिए, बड़े सवाल कराए, 2 ऑप्शन थे, मैं T1 लेवल के सवाल ही कराता आपको, तो जितने सवाल थे उनमें जो कॉन्सेप्ट थे वो आपके कवर हो जाते, पर्चे में उससे हट के आ जाता, फिर मारे जाते हम। तो मैंने दूसरी अप्रोच पकड़ी, उसी गिवन टाइम के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट दे के छोटे सवाल कराने के बजाय बड़े सवाल करवा लिए, आपसे ये सवाल करवा लिए जो आपने पर्चे में भी करने हैं। अब ईमानदारी से जिन्होंने बगैर सोल्यूशन देके इन सवालों को किया, वो यूँ समझ लें उन्होंने पर्चे वाले सवालों को ही किया। अगर एनपीओ का सवाल आएगा तो इंशाल्लाह इसी लेवल पे ऑपरेट कर रहा हो। ठीक है, सही है, चले। अच्छा जी, ओके कर दिया मैंने। कोई सवाल, कोई सवाल हाइब्रिड, कोई सवाल जी इसके? हाँ, सैलरी अकाउंट देख लूं ये? अच्छा ठहर जाओ, पहले मुझे भी तो देखने दो ना। एडवांस सैलरीज हैं जी और सैलरीज पेएबल भी हैं जी, तो दोनों आने चाहिए मेरे ख्याल से। तो देख लेते हैं। 18 सैलरीज अकाउंट 18, ये उन्होंने नेट कर दिया मुझे लग रहा है। नहीं, ये क्या हुआ है? ये दोबारा बना लेते हैं चांद, दोबारा बना लेते हैं इधर, 1 मिनट में दोबारा बना लेते हैं जी। आपने अगर खुद से सवाल किया था तो एंड पे जवाब तो आपका 62 सही आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। ब्रॉड डाउन एडवांस भी हैं और पेएबल भी हैं, कैरी डाउन भी हैं दोनों। ठीक है, अब एडवांस सैलरी कुछ लोगों को एडवांस जो दिया होता है इसी लेजर में डालो। कितना है? 18 से 15, ओपनिंग 15 है, क्लोजिंग 18। फिर लाइबिलिटीज में भी सैलरीज आ रही हैं, अब वो क्या होंगी? पेएबल 41 और 52। फिर सवाल के अंदर सैलरीज की पेमेंट नजर आ गई, 560 से सैलरीज डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट जी। अब इधर क्या आ गया? 568। अब बनाना सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर था ना, तो 568 आ गया। अब वो असल में ना क्योंकि बैलेंस शीट बनानी थी तो शायद यहाँ पे ना कुछ शॉर्ट शूट कर दिया हुआ उन्होंने। ठीक है, ओपनिंग लिख लिया और क्लोजिंग शायद इसमें से ना मिस प्रिंट हो गया है। मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसे होना चाहिए था। यहाँ पे क्लोजिंग होगा 50, इसको करेक्ट कर लें, क्लोजिंग 52 और दूसरी तरफ क्लोजिंग 18। ठीक है, और रिसीट पेमेंट से कितना आया है? 560 और 568 बैलेंसिंग। अब ये आपका जाना चाहिए था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो ये हमने थोड़ी सी इसकी करेक्शन की है। ठीक है जी, अच्छा खैर आंसर सही था। वो शायद नीचे से ये उड़ गया है, टेबल ना उनसे नीचे से उड़ गया है, वरना बैलेंसिंग फिगर कैसे ये 568 आ रही होती? 568 सैलरीज 568। और जी फरमाएं जी, फरमाएं। मैं बड़े आराम से आज फ्रेमवर्क शुरू कर सकता हूं, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। मेरा दिल कर रहा है इसको गोटा लगा लें, इसको देख लें, इसके अंदर कोई ये गुंजाइश कहीं पे ये बात ना दिल में आए। एक थोड़ा सा मसला हुआ, ऑनलाइन वाले बच्चों को शायद हुआ हो, मे बी आपको तो नहीं हुआ। ये जो मैंने सारे टॉपिक्स इकट्ठे चलाए, मसला तो नहीं हुआ इससे? इससे एक फ़ायदा मुझे नज़र आ रहा था कि मैंने कोई टॉपिक भूलने नहीं दिया आपको, वरना अगर हम एनपीओ कर रहे होते तो इस वक्त हमें सिंगल एंट्री शायद भूल चुका होता। मेरी कोशिश ये थी कि ये आपका बिल्कुल तैयार हो, यानी अब जब आप रिवीजन में जाएंगे ना तो आपने शुरू ही एनपीओ से करना है रिवीजन को। रिवीजन प्लान वाले सवाल कोशिश करूंगा संडे पे मैं बनाऊं रिवीजन प्लान आपका, पूरी कोशिश होगी कि वो मंडे को मिल जाए। दुआ करिएगा मेरे लिए। तो अब वो मिल जाएगा, जैसे ही प्रेप ली पे बैठोगे उलट शुरू कर दोगे, तो एनपीओ को रिवाइज करने में 4-5 घंटे ज़्यादा नहीं लगेगा इंशाल्लाह। उससे पिछला टॉपिक कौन सा था? कैश फ्लो को रिवाइज करने के लिए भी 5-7 घंटे लग जाएंगे। उससे पिछला, उस पर चलो 10 घंटे लग जाएंगे। ज़रा पुराना होता जा रहा है जैसे जैसे। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ सेफली कि तकरीबन कोई 4 से 5 दिन में मैक्सिमम वॉल्यूम 2 आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। और वॉल्यूम 2 में आपके आइए सेट भी इधर ही पड़ा है, कैश फ्लो, फाइनल अकाउंट्स, सिंगल एंट्री, एनपीओ। कमाल है, कमाल है। तो आधे से ज़्यादा पर्चा इधर पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद पीछे जब आप जा रहे होंगे तो भी इतना वो बस लग रहा है भूला हुआ है। IS-16 का नोट आपको भूला हुआ है, लग रहा होगा भूला हुआ है, लेकिन IS-16, IS-38, मेरा दिल है IS-38 अल्लाह करे कोई सवाल बच गया हो हमसे करने वाला, वो मैं रिवीजन में कराऊंगा।
क्योंकि मेरी गट फीलिंग है, नया टॉपिक है। पीपीई का नोट, हाँ 7600 सवाल आपने देख लिए हैं, पास पेपर में मौजूद हैं, यानी कि बड़ा फेवरेट है उसका। पीपीई का नोट सबसे ज़्यादा आया हुआ है IS 16 में से, जब तक के IS 38 नहीं था। तो अब IS 38 उसका भाई आ गया, तो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो IS 38 में से इस बार नोट पूछ ले। तो अब एक नोट अल्लाह करे को सवाल बचा हो, नहीं तो फिर कोई बनाना पड़ेगा, कोई ढूंढना पड़ेगा, रिवीजन में कराऊंगा उस सवाल को। फिर ऐसे ही IS कैश फ्लो का सवाल भी लास्ट टाइम आ गया, IS 8 का भी आ गया। अब ये दोनों एक ग्रिड में आ गए हैं। तो अब कैश फ्लो बहुत आसान है, तो मुझे लग रहा है कि पिछली बार ऐसे लोगों को लगता था आसान था, हालांकि रिजल्ट फिर भी उतना ही रहा। खैर, तो वो मे भी जो है वो IS 8 की तरफ चला जाए। तो मुझे जिससे डर, कैश फ्लो पे डर है भी, तो वो निकाल लिया हमने, उसमें गुंजाइश अब रही नहीं। IS 8 में थोड़ी सी गुंजाइश रह गई है। एक सवाल मैंने किताब वाला छोड़ा हुआ है, एक रीसेंट अटेम्प्ट वाला सवाल कराना है। ये 2 सवाल बड़े सवाल हैं, ठीक है। टेस्ट वाला सवाल हालांकि मैंने दूसरा रखा हुआ था बार्ड के साथ, लेकिन आप लोगों ने कहा कि जी वो इजी था, तो इसलिए उसकी बजाय ये 2 सवाल फिर कर लेंगे। ये कंप्लीट फुल फ्लैश सवाल, बड़े सवाल जो है। तो इस तरह से बेटा अगले दिनों में होना है। सिलेबस कंप्लीट भी होता है तो कोई नहीं, ये अक्सर ऐसा होता है जो आखिरी 3-4 दिनों में चीज़ें चल रही होती हैं, पर्चे के अंदर उस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, क्योंकि वो ही बची हुई होती हैं। बंदा कहता है ये एंड पे किया था तो ये आ गया। असल में तो पर्चा तो उसी किताब में से बनता है, लेकिन वो बची हुई चीज़ें जो कि एंड पे इकट्ठी होकर हो रही होती हैं, तो वो याद रह जाता है, अच्छा ये तो एंड पे किया था, उसमें से आ गया। ठीक है, चलें जी, ये ओके है ये। चलें, तो वैसे मैंने मोटा मोटा प्लान शेयर किया कि मैंने अभी आपको मंडे ऑनवर्ड्स IS 8 के 2 सवाल इंशाल्लाह कराने हैं। मैंने IS 38 का एक पूरा नोट का सवाल आपको कराना है, और उसके अलावा जो दिल किया कराऊंगा, हल्का फुल्का छोटा मोटा, कहीं पे कुछ रहता हुआ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट, कोई MCQ कोई चीज़। और आपको ना मैंने इसीलिए 4-5 दिन पे बांटा है। नॉर्मल इसी टाइम में हम मिला करेंगे, ठीक है, वो 4 बजे तक, इतने दिन भी हैं। उसमें फिर ये है कि आपको मैं रोज़ बता दिया करूंगा कि कल अब हम ये वाले टॉपिक्स रिवाइज करेंगे, तो आप भी अपने तौर पे उसको देख सकेंगे। कोई सवाल आपका रह गया था, कोई एड्रेस करना है, कोई चीज़ है, आके हमारा प्रॉपरली एक दफ़ा पूरा साइड पे लग जाए। बस पास हो जाना यार, मेहरबानी तुम लोगों की। हाँ जी, अगला केड़ा है जी? अच्छा, अब ये 9 ओके है, 9 को ओके करने की इजाज़त है? सगाले पे आ जाओ। सगाला हो गया। सगाला कितने बच्चों ने किया अटेम्प्ट? छोटे छोटे सवाल हैं, बड़ा मज़ा आता है, कुछ बच्चे कर रहे हैं, लेकिन आधे बच्चों ने नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। किस किस ने नहीं किया वो हाथ खड़ा करें, किस किस ने नहीं किया? ऊंचा ऊंचा। क्यों मेरे बच्चों, क्यों? क्या लग रहा है पास हो जाएंगे? हैं ऐसे ही पढ़ते रहे तो पहली बार में पास हो गए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? हैं जी, सब कुछ सही से समझ आ रहा है, सब चीज़ें समझ में आ गई, अगर ऐसे ही पढ़ते रहे तो हम तो पास हो जाएंगे पहली बार में। यही सोच कर नहीं किया। आज से पढ़ने का वादा कर लो, वादा करो, वादे पे पकड़ है। चलो अच्छा जी, ये कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया दोबारा बताएं जरा? हाँ जी, सारा हो गया था। पॉइंट है, शुक्र है वो पॉइंट है। असल में ना जब ये पॉइंट्स एंड डिस्कस होता है ना, तो जरा इधर रौनक लग जाती है। फिर मैं जब बाद में किताब को देख रहा होता हूँ ना, तो मुझे तसल्ली हो रही होती है, जब रिवीजन प्लान बनाते हुए, अच्छा हाँ ये भी हो गया, वो कुछ रह नहीं ना गया। ठीक है, तो नंबर 10 सगाला स्पोर्ट्स क्लब, क्या पैंट है जी? कंट्रीब्यूशन तो कंट्रीब्यूशन होता है बेटा जी, कंट्रीब्यूशन फॉर बिल्डिंग पवेलियन। अच्छा ये 20। अच्छा, अब अगली बात है, पवेलियन बिल्डिंग कितनी है? 27। अदर इंफॉर्मेशन में उसने कहीं पे डेप्रीसिएशन को कोई जिक्र अज़कार किया है? क्या लिखता है जी? कौन सा पॉइंट? फर्स्ट में पवेलियन वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ एंड हैज बीन, हाँ जी, तो ये 10% के हिसाब से। अच्छा, वो करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन नहीं हुई? चलो कोई बात नहीं, आप कर दें, कोई बात नहीं। असल में ना मैं आपको बताऊं, हमने गवर्नमेंट ग्रांट के टॉपिक में भी आपने देखा था, ग्रांट को बाइफरकेट नहीं किया था करंट नॉन करंट में। ICAP नहीं करता अपने सॉल्यूशंस के अंदर, लेकिन यहाँ पे कभी किताब में उसने दिया हुआ है कर देता है, नहीं तो नहीं करता। तो आप उसके सॉल्यूशंस को सामने, मैं बता दूंगा आपको क्या करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जाम्पशन दे दूंगा, सिखाया पहले वहाँ पे भी था, फिर कहा था चलो छोड़ो ICAP नहीं करता तो रहने दो, यहाँ पे भी बता दूंगा, ठीक है। लेट मी नोट इट, आई विल वर्क ऑन इट एंड आई विल गेट बैक टू यू। ऐसे ही कहते हैं ICAP वालों को, बात करें ना, और MA के MCQs की लड़ाई चल रही है, उनको अब तक दिया नहीं उन्होंने, ठीक है। तो वो फिर बात करते हैं तो वी विल गेट बैक टू यू। मैंने अच्छा यार पता नहीं कदों गेट बैक होंगे। तो अपना क्या बोला हमने अभी? हाँ, करंट नॉन करंट बाइफरकेशन।
लेकिन आप कर दें, आप कर दें, ठीक है। अभी तक अच्छा जी, यार बातें मत करो ना यार, इतना क्यों बोलते हो यार उमर एंड को। उमर का नाम इतना प्यारा है ना कि नाम लेने में मजा आता है। हाँ जी, तो कोई नहीं, बस फिर मुझे उसका नाम याद भी हो गया। अच्छा जी, इसमें कोई मसला है तो दसो। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट मैंने बनाया भी था, चलो जरा साफ करके बना लेते हैं। सब्सक्रिप्शन इनकम, वैसे मैंने तैयारी कर ली है फ्रेमवर्क कराने की, लेकिन डिपेंड करेगा इधर से जान छूटेगी तब, तो हो सकता है एंड पे थोड़ा सा कर लें और फिर बाकी मंडे को कर लें। इसको तसल्ली कर लेना, ऐसा ना आगे दौड़ पीछे छोड़ चल रहा हो। ब्रॉड डाउन कितना है? 8। इधर ब्रॉड डाउन कितना है? कोई नहीं है। देखो जी, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एट 1 जुलाई, ठीक है। तो प्लेयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी जी, यानी इसकी एंट्री कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट होता है, ठीक है जी। तो हमने यहां पे लिखा कैश, कितना जी उसने लिखा हुआ है। अब अगली बात आपको दिल में नहीं ना आ रही भाई, देखो एडवांस कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इन एडवांस। और रिसीव तो ड्यूरिंग द ईयर ही हुई है ना, तो मैंने आप कहा था कैश लिखते हो, याद करो एक्रूवल का टॉपिक मैंने कहा था अन्नेवा, अंधाधुंध। कैश हमारे पीरियड में आया तो या गया तो उसको पूरा रिकॉर्ड करना है, फिर बाद में बैठ के देखना है कितना हमारे पीरियड के रिलेट करता है। पहले गिर गया तो पेएबल, एक्सपेंस में कहते थे, आगे चला गया तो प्रीपेड, इनकम केस में पहले रुक गया तो रिसीवेबल, आगे बढ़ गया तो एडवांस। तो रिसीव कैश तो ये दोनों ही हुए हैं, ये दोनों ही कैश रिसीव हुए हैं, 45 भी और 15 भी, ठीक है। ये कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन वो अलग बात है कि ये 15 इधर रिसीव तो हो गया है, कितना बनता है, लेकिन ये जो 15 है ये क्लोजिंग में क्या है, एडवांस। अब क्लोजिंग एडवांस इस तरफ आना है ये, तो बेसिकली ना एक बात याद रखना, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर होती है ना, उसमें 3 चीजें हो सकती हैं। ओपनिंग रिसीवेबल जो था वो इधर रिसीव हो सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर जो इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम जाती है, जो इस साल कमाया वो भी इसी साल रिसीव हो सकता है। और तीसरा जो इस साल रिसीव हो गया लेकिन अगले साल से रिलेट करता है। ये 3 चीजें इसमें पड़ी हो सकती हैं, इसमें कोई मसला, ये बात समझ आई है। ओपनिंग रिसीवेबल था वो रिसीव हो जाए, ड्यूरिंग द ईयर सर्विसेज दी वो रिसीव हो जाए, अगले साल सर्विसेज अभी नहीं दी अगले साल का भी रिसीव हो जाए, तो कैश रिसीव में तो ये तीनों पड़े हो सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इन एडवांस, तो वो 15 एडवांस है, तो कैश में भी आना है और इधर तो है ही, कैश आया है तभी एडवांस बना है ना। ये कैश आया, उन्होंने कहा जी ये तो अगले साल का, ठीक है जी एडवांस, ना आया तो एडवांस कैसे बनता। ओके, अच्छा आप पूरा कर ही लें इसको। फिर आगे क्या कहता है जी, कंट्रीब्यूशन, कौन सा पॉइंट है, 2, अड्डा दूर नहीं जाना। प्लेयर सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹16 वर आउटस्टैंडिंग, बाहर खड़ी हैं, तो क्लोजिंग रिसीवेबल। 1 मिनट के लिए मुझे 16 लिखने देना, अगली बात मैंने नहीं पढ़ी अभी, ठीक है। 16 प्लेयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वर 16 ऑफ दिस अमाउंट, इसमें से 3 मिलियन शुड बी रिटर्न ऑफ एज इट वाज आल्सो आउटस्टैंडिंग। यानी बेसिकली ना पिछले साल बहुत सारे रिसीवेबल थे, इसमें से 3 अभी भी रिसीवेबल है। इस 16 में एक 3 पड़ा है जो पिछले साल के एंड में भी क्लोजिंग था, आज भी क्लोजिंग है, मतलब रिसीव अभी भी नहीं हुआ। तो इसकी नॉर्मल असम्पशन पे यही है कि बाकी 5 रिसीव हो गए होंगे, जैसे मैंने बोला आपको, ठीक है। अब ये 3 इसमें शामिल है, पर ये तो क्या कह रहे हैं, क्या कर दो क्या कह रहे हैं, कितने गया एंड शुड बी रिटर्न ऑफ एट, एंड शुड बी रिटर्न ऑफ। अब इसको राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, बैड डेट रिटर्न ऑफ। प्रोविजन के अंदर आप डेबिट करते हैं और डेटर के अकाउंट में कितना है। अब मसला वही वाला है जो सिंगल एंट्री में सिखाया था, क्लोजिंग में ये पड़ा है, तो एंट्री भी करनी है और क्लोजिंग में से इसको माइनस भी करना है। ये अच्छा पॉइंट था इसका, ये मेरे दिल में भी था डिस्कस करना चाहिए। तो ये कितना रह गया, 13, ठीक है जी।
इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस की निकल आएगा। अब बड़ी मेहरबानी अभी भी ना निकले जी। कितना अभी पूरा नहीं हुआ, कुछ रहता है। अच्छा देखो आगे चलते हैं। कहता है जी ड्यूरिंग द ईयर सम प्लेयर्स स्टार्टेड प्लेइंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द होल ईयर रिसीविंग 20% डिस्काउंट। 40% ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन शुड बी कंसिडर्ड एज एडवांस एज एट। तो एडवांस तो उसने बता नहीं दिया था, नहीं बताया, वो तो 15 है। ओके 15 में भी गड़बड़ है। फिर सुनो, ड्यूरिंग द ईयर चंद लोगों ने एडवांस में पैसे दिए पूरे साल के और उनको हमने 20% क्या दिया है, डिस्काउंट। अब जिन्होंने एडवांस में पैसे दिए उनको हमने डिस्काउंट दिया। अब बात यह है ना, हमारा साल तो यहां से शुरू हुआ है। अब किसी ने इस दिन पैसे दिए तो उसके तो सारे साल का एडवांस इधर ही एडजस्ट हो गया, किसी ने इधर दिए तो आगे चला गया, किसी ने इधर दिए तो और आगे चला गया। तो रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना था एडवांस में, 15। तो ये वही होंगे ना जिन्होंने एडवांस में दिया, जिनको हमने डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंटेड, ऑलरेडी डिस्काउंटेड फिगर ये आ रही है। तो ये हमने रिसीव किया था एडवांस में, लेकिन इसमें से 40% जो है वो एडवांस है, यानी बाकी फिर ड्यूरिंग द ईयर ही एडजस्ट हो गया होगा। तो 15 का 40% करना था। सॉरी अगली एडजस्टमेंट नहीं पड़ी थी जी। कितना 6। ठीक है जी। अब ये मैं यूं कहना चाहिए था कि चलो खैर ये भी सही है। ठीक है, अब बैलेंसिंग बता ही दो फिर। 62 आंसर में यही था। अब ये चला जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। हमने बनाना क्या है, दोनों। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी। तो बैलेंस शीट के अंदर फिर ये क्लोजिंग एडवांस लायबिलिटीज में और ये क्लोजिंग रिसीवेबल एसेट्स में। ठीक है जी। एडजस्टमेंट नंबर इसमें अटैच हुई है 2 और 3। पास पेपर कौन सा है, 10। एडजस्टमेंट नंबर 2 और 3 लें जी, फोटो खींच लें, और इसके अलावा कोई मसला है तो भी पूछ सकते हैं आप। सही है। अच्छा अब रह क्या गया, 2 पॉइंट रह गए, वो भी पढ़ ही लेते हैं जी। क्योंकि बेटा वो रिसीव हुआ है, तो जिनको ड्यूरिंग द ईयर डिस्काउंट दिया है वो पूरे पैसे दे के गए होंगे। उनको यही लालच दिया ना कि एडवांस पैसे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा, और वो रिसीव हुए हैं, मतलब वो डिस्काउंटेड ही तो है। खुद सोचो ना, हमने, वो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर सम ने पे किया एडवांस में, जिनको हमने 20% डिस्काउंट दिया। तो जिन्होंने पे किया उनको 20% डिस्काउंट दिया। पे कितनों ने किया, कितने रुपए आए हैं, 15। अब ये क्या पूरे पैसे होंगे, ट्रायल में रिसीव्ड की फिगर यही आ रही है, तो रिसीव उन्होंने 80% ही लाकर देना, हमने वही करना है। तो ये नेट ही है जी। रह की गया पॉइंट 4 ही पढ़ लो। Due to significant balance in general fund, SSC Board of Trustees had decided to establish a fund with 24 million to contribute to school fees of promising children from the town। तो वही बस सारा सवाल कर ही लिया हमने, हैं जी, गल्ला गल्ला से। तो जनरल फंड तो था, हमने एक स्पेसिफिक फंड स्कूल फी फंड बना दिया है। ठीक है जी। अब बाकी चीज़ें आपको पता ही है, आती जाती रहती हैं, सरप्लस वगैरह आएगा। हमने क्या किया, ट्रांसफर। अब जनरल फंड से कितना, 24 स्पेसिफिक फंड में चला गया। ठीक है। अच्छा अगली लाइन अब पढ़ लेते हैं। अब वो कहता है प्रॉमिसिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टाउन के लिए, अच्छा पेरेंट्स कैन अप्लाई अप टू 50,000, कैन अप्लाई। तो इसमें तो कोई, इसका तो कुछ नहीं करना था। हाँ अगर कोई ट्रायल में आ रहा है, अगर आपने पढ़ा होगा सवाल जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जिन्होंने अप्लाई किया उनके पे कर दिया, स्कूल फीस पे की है, तो वो जैसे रिसर्च एक्सपेंस आया था आपके मेहताब वेलफेयर वाले सवाल में, इसको माइनस कर देंगे। ट्रायल में ऐसा कुछ था, कितना भले, देखो 7 है ये जी। तो 7 को यहां से, हाँ, पेमेंट फॉर स्कूल फी। अब ये जी, इसको जरा एक्सपेंस में ले जाना, यहीं पे लिख देंगे। ठीक है जी। तो ये जनाब आपकी स्टेटमेंट चेंज नेट एसेट्स मैंने प्रेजेंट कर दी। ठीक है। अब पहला पॉइंट रह गया, वो भी पढ़ ही लो। पढ़ लिया है, ठीक है जी, सही है, ये तो कल ही कर लिया था। चलें फिर आगे। ओके है ये,
अच्छा सवाल था वैसे, देखो अब छोटा सा सवाल था लेकिन उसने पकड़ के हर चीज ही टेस्ट की हुई है जी। गुची, अच्छा ये जो गुची वाला सवाल है ये मोस्ट रिसेंट सवाल यही है, यानी पिछली अटेम्प्ट में ये बड़ा सवाल आया नहीं एफएआर के अंदर, ठीक है। बड़े सवाल आए थे IS8 का, कैश फ्लो का और रेशो का आई थिंक, ठीक है जी, मुझे भूल रहा है, देखूंगा यार। आपके तो रीसेंट अटेम्प्ट के सवालों में से भी 2 सवाल गए हैं जी। रेशो और ईपीएस को सवाल हुए तो ऐसे क्रॉस लगाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, अगली बार जाके पढ़ना, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे दिल में बहरहाल ऐसे ख्वाहिश सी आ रही है, अगर आप लोग उसका एहतराम कर लें तो इस सवाल को भी मैं अगर पार्ट बी में दे दूं, ये बिल्कुल एक तसल्ली के लिए है, एक थोड़ी सी तसल्ली के लिए है, थोड़ी हिम्मत करके। ये पिछली अटेम्प्ट के अंदर मैंने लास्ट क्लासेस में, जैसे आपको नहीं रिसेंट अटेम्प्ट वाला सवाल कराना, क्योंकि ये स्प्रिंग 25 है ना, तो ये स्प्रिंग 25 वाला ऑटम 25 में मैंने सॉल्व करवाया था बच्चों को। फिर अब आपकी स्प्रिंग 26 है तो आपने ऑटम 25 वाला सॉल्व करना है मेरे साथ, ऐसे ही है ना। तो ये अगर आप देख लें तो है सिर्फ तसल्ली, बाकी तो हो गया, क्योंकि इसमें ना जो चीज़ें बच गई हैं ना अभी एनपीओ के स्टैंडर्ड्स के अंदर कॉन्सेप्चुअली अभी करानी भी हैं 1-2 चीज़ें, वो भी इसमें आ गई, ठीक है। जो बची हुई चीज़ें हैं वो भी आ गई। तो हैवी सवाल है, हैवी सवाल है, इस जैसा नहीं आएगा, मैं अगेन कह रहा हूँ। मैंने वायलन के साथ वायलन वाला सवाल ले लिया था, हाँ कितने बच्चों ने लिया लेक्चर, फिर भी क्या फ़ायदा हुआ है जी, 2-4 बच्चों ने लिया है। मतलब ये कह रहे हैं कि ठीक है जो तैयार हो गया काफ़ी है भाई, जो एडजस्टमेंट्स इन सवालों में है ना, उन एडजस्टमेंट के समय छोटा सवाल आ गया तो क्या करोगे। आज कब आ गई है, आज तो मैं कहने लगा तो आज तो कभी नहीं आई। इसको ज़रा मैं पढ़ाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एहसास हो, ठीक है। कैपिटल एसेट्स अक्यूमुलेशन आ रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, फार्मेसी की इन्वेंट्री है क्लोजिंग। अगर फार्मेसी की इन्वेंट्री क्लोजिंग है तो फिर अगर तो ये फार्मेसी ट्रेडिंग के लिए है तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल नज़र आ रही होगी ट्रायल में, और अगर ये फार्मेसी की इन्वेंट्री आपने अपने अस्पताल में यूज़ करने के लिए रखी हुई है तो ये क्या है, कंज्यूम्ड की फिगर आएगी, ठीक है। कैश एंड बैंक है, जनरल फंड है, एंडोमेंट फंड भी है जी माशाल्लाह, लॉन्ग टर्म लोन है, एक्रूड एक्सपेंसेस है, क्लिनिकल इनकम है, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड है, इन्वेस्टमेंट इनकम है, कैंटीन इन्वेंट्री ओपनिंग है। अच्छा कैंटीन लगता है ट्रेडिंग होगा, फिर कैंटीन की परचेजेज आ गई, कैंटीन की सेल्स भी आ गई, क्लिनिकल एक्सपेंसेस भी आ गए, जनरल एडमिन एक्सपेंसेस आ गए, मार्केटिंग, तो वो फार्मेसी कहाँ गई फिर, इस वो कंज्यूम की फिगर फिर कहाँ पड़ी होगी, मुझे लगता है कि ये इधर होगी क्लिनिकल एक्सपेंसेस में, और होगी कंज्यूम की शामिल होगी, कहीं फेस पे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। चलो ये है असल चीज़ जो मैंने पढ़ानी है अभी आपको नोट्स में जाके, कि ये एक फ्री मेडिसिन फॉर जो है ना डिजर्विंग लोगों के लिए फ्री मेडिसिन वाला भी जो है वो फार्मेसी ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड अ कैंटीन, अब ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है और ये ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। द क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ फार्मेसी एंड कैंटीन बेस्ड ऑन डिफरेंट मेजरमेंट प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज। अब कैंटीन चूंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी है तो कॉस्ट है उसकी ये, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी है ये, लोअर ऑफ कॉस्ट पता नहीं ये क्या है, लोअर ऑफ पता नहीं ये क्या है, यानी कि हमारे पुराने कॉन्सेप्ट ही चलेंगे इन्वेंट्री के केस में, तो इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड, ये कैंटीन की इन्वेंट्री केस में इन्वेंट्रीज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो क्या है लोअर, एनआरवी लोअर है, तो फिर 10.5 पे आपने वो क्लोजिंग में लेजर को लिख लेना है, क्योंकि आप इसका लेजर बना रहे होंगे, वहाँ से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग निकलनी है, तो ये क्लोजिंग कम करोगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। पर ये किसकी बात हो रही है, कैंटीन की, वो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, जबकि ये फार्मेसी जो है ना फ्री मेडिसिन वाली, इसका कॉन्सेप्ट अभी आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो वो अभी आपको पढ़ाऊंगा अलग, ये नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। चलें आगे। अच्छा, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पास्ड रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग 30%। अच्छा ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, अगर कहते हो तो रहने देते हैं, ये सवाल कर लें, मैं लेक्चर दे दूंगा आज, आखिरी हिम्मत कर लें बस, फिर उसके बाद मंडे से तो रिवीजन होनी है, कोई मतलब आप पे कोई बोझ नहीं रहना, सब पुरानी चीज़ें कर रहे होंगे। फ्रेमवर्क इंशाल्लाह हो जाएगा, कुछ अभी कर लेंगे, कुछ इंशाल्लाह जो वो मंडे को कर लेंगे, मंडे को फर्स्ट हाफ में फ्रेमवर्क ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
और सेकंड हाफ में रिवीजन हमारी चालू हो जाएगी। तो फिर कौन सा बोझ रह गया, आज एक आखिरी जोर लगा लें, कल वैसे ऑफ है हमारा तो, ठीक है। अच्छा, इन 2024 GWH बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पास द रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग 30% ऑफ ईच ईयर सरप्लस टू बी एलोकेटेड टू अ डेजिग्नेटेड स्पेशल फंड कॉल्ड, तो ये इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड है, फंड में नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूड 2 मिलियन विच इज एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड एंड एडेड टू एंडोमेंट फंड। सब काम किए हुए हैं आपने, बस सवाल बहुत लंबा है, इसमें एक ही बस ये पॉइंट है जो नया है, अभी पढ़ाना है, तो मैं चाह रहा था ये भी सवाल में देख लें। अभी तक कोई नई चीज़ नहीं है। नो एडजस्टिंग एंट्री हैव बीन मेड फॉर, अरे अक्रूवल प्री पेमेंट्स की एडजस्टमेंट आ गई, लेजर बनाओगे। ट्रायल में पेड की फिगर पड़ी होती है, ये उसने दिए हुए थे, किधर गया, ये एक्रूड एक्सपेंसेस हैं और प्रीपेड कहाँ है, मतलब एक्रूड एक्सपेंसेस आ गए ना, एक्सपेंस का लेजरा बन जाएगा, तो एक्रूवल प्री पेमेंट क्लोजिंग में लिख दोगे, इसकी एडजस्टमेंट पड़, क्योंकि ये तो पेड की फिगर आ गई ना, ट्रायल में क्या पड़ा होता है, पेड, ठीक है। तो क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग पेबल लिखोगे, बैलेंसिंग क्या आ जाएगा, एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, ये भी सिंपल हो गई एडजस्टमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा मसला शायद हो, 5 मिलियन वॉज डोनेटेड फॉर एंडोमेंट फंड, 10 मिलियन वॉज डोनेटेड विद स्टिपुलेशन दैट इट मस्ट बी एडेड टू, हाँ ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 13 मिलियन वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय कॉर्पोरेट डोनर टू पे नर्सेज सैलरीज फॉर द ईयर। ये जनरल ही ऑपरेशन है, धोखा है, धोखा, ये जनरल में रहने देना है, धोखा है। क्यों, वो हॉस्पिटल का नॉर्मल खर्चा है नर्सों की सैलरीज। एक बंदे ने कहा जी नर्सों की सैलरी के लिए ये डोनेशन ले लें, उनके तो औलाद ही को नहीं, तनख्वाही नहीं देते आप उनको, तो ये पैसे मेरे जाए, इनसे सिर्फ आपने नर्सेज की सैलरीज देनी है, तो भाई वो तो इनका नॉर्मल ऑपरेशन ही यही है अस्पताल का, ठीक है। धोखा है, धोखा करोगे इंशाल्लाह। अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस वर रिसीव्ड विदाउट एनी, अभी तक कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आया। ऑन यकम मई GWH एक्वायर्ड अ हॉस्पिटल बिल्डिंग फॉर 100, finance through a bank loan, cost of building include land valued 30, loan principal is to be repaid in 5 installments along with interest। सुभान अल्लाह, बोरिंग कॉस्ट ना लगा देना, उन्होंने परचेज की है बिल्डिंग, है क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, ये परचेज किया, लेकिन एक लोन ले लिया है, वो लोन भी है किस्तों वाला, तो वही लोन की तोड़फोड़ करनी है। फाइनल अकाउंट्स करने वाले बच्चे को ये मसला नहीं है, तो मैं ये सवाल पूरा पढ़ने का हो सकता है मैं कह दूँ रहने दो, क्योंकि उसमें कोई मज़े की चीज़ निकली नहीं सिवाय इसके, और ये मैंने अभी वैसे ही करवाना है। ऑन यकम अक्टूबर मेडिकल इक्विपमेंट विद फेयर वैल्यू, ये अभी तक एडजस्टमेंट हमारी किसी सवाल में नहीं आई, मैंने ज़बानी बोला था। मेडिकल इक्विपमेंट रिसीव किया है, मेडिकल इक्विपमेंट उल्टा इक्विपमेंट ही रिसीव कर लिया, हाँ जी, तो इक्विपमेंट डेबिट करो, ये भी अभी पढ़ना है इंशाल्लाह जाके, फिर भी ज़बानी बताया हुआ है। अब इसको क्या कर लो, लायबिलिटी बना लो, फेयर वैल्यू कितनी है 40, अब इक्विपमेंट को डेबिट करते जाना, लायबिलिटी को इनकम। द इक्विपमेंट वाज पुट इनटू यूज इमीडिएटली, यानी यकम अक्टूबर 24 को, तो 3 महीने के लिए डेबिट होगा, लेकिन हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी वो इक्विपमेंट दे गया था, उन्होंने कोई एंट्री नहीं की, तो आप फिर क्या करो, पहले ये एंट्री पास करो, ठीक है जी, उसके बाद फिर इसकी डेप्रिसिएशन, वो कहता है बिल्डिंग को 6% डेप्रिसिएट करना है और अदर कैपिटल एसेट्स को 10%, तो अदर में ये भी आ जाएगा इक्विपमेंट, ठीक है, तो इसको 10% डेप्रिसिएट करना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल ये सवाल करना चाहिए, क्या ख्याल है, अब बता दो फिर जो दिल करे, इसमें कोई चीज़ ऐसी खास निकली नहीं, ये मैं सिर्फ आपको एडजस्टमेंट वैसी करानी है, बता दो। चलो फिर ऑप्शनल है, जिसका दिल करे वो डिस्कशन सुन लीजिएगा, जिसका दिल ना करे वो बेशक ना सुनिएगा, मेरी तरफ से इजाज़त है, मुझे बस एक ही काम की चीज़ मिली है इसमें, लेंथी बहुत है सवाल, और ये अब आना नहीं है, इतना बड़ा सवाल अब इसमें से नहीं आ सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें से एडजस्टमेंट्स कम करके यही सवाल बन भी सकता है, 4 एडजस्टमेंट निकाल दे वो बस एडजस्टिंग एंट्री, ठीक है। तो फिर देख लो, आखिरी फैसला है, दे दूं फिर होमवर्क भाई, ये फिर पार्ट बी भी बनवाना है, आज फिर लेक्चर 103 था, इसका पार्ट बी बनेगा ये, मुझे तो एज इट इज़ मैंने उठाकर दे देना है, मुझे तो मसला कोई नहीं है, आपका वो घंटा डेढ़ लग जाना है फिर घर पे, 1.5 पे भी सुने तो 2 पे सुनेंगे, शर्म तो नहीं आती है, मैं कैसे बोल रहा हूँ करके बोल रहा हूँ, है ना, भाग रहा होता हूँ, तुम मुझे भगाते हो, मतलब है मैं पार्ट बी देता हूँ, तुम मुझे उसमें भगाते हो। हाँ जी, कोई रह गया हो एस्टेक को, फिर एस्टेक में कुछ नहीं है नया, बस ठीक है, एडजस्टमेंट है एनुअल सब्सक्रिप्शन वाली, ये मेरा दिल है, ये मैं अलग से डिस्कस कर देता हूँ, देख लेते हैं अभी, ठीक है ना।
सिर्फ ये डिस्कशन करेंगे, सवाल नहीं करेंगे फिर। ओके, कुछ ज़रा एक दो एडजस्टमेंट्स हैं। हाँ जी, 7वें में क्या सूरत हाल रही? गलत है, 7वां गलत है। हाँ जी, 7वें में सिर्फ बैलेंस शीट बनानी थी जी। OFC operates canteen. All sales and purchase of canteen are made for cash. Salary of canteen. वैसे चलें, इससे हट के टॉपिक के बारे में क्या रिमार्क्स हैं आपके? हैं? गुजारा है 60-70% सही कर लोगे? सवाल आ गया तो इतना कर लोगे? तेज तो नहीं किया हमने इसको, हमने थोड़ी सी ज्यादती की है इसमें, अपने आप के साथ थोड़ा ज़्यादा कर लिया है, लेवल से थोड़ा सा ऊपर कर लिया है, लेकिन वो मजबूरी थी। या तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन ढेर सारे करते और उनमें सारी एडजस्टमेंट्स करते, या हमने फनकारी ये लगा ली कि लॉन्ग क्वेश्चन ज़रा 3-4 करके ढेर सारी एडजस्टमेंट्स कर ली। अब इन्हीं में से ही इंशाल्लाह घूम फिर के हमारे सवाल की एडजस्टमेंट बन जाएगी। तो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ हमने ज़रा एक्स्ट्रा काम कर गए इसमें। आप पे बोझ तो पड़ा होगा, माफ़ कर दीजिएगा, अल्लाह करेगा इसमें से बन जाएगा सवाल पर्चा तो बेहतरीन हो जाएगा, नहीं बनेगा तो ज़िंदगी में काम तो आ ही जाती है पड़ी हुई चीज़। अच्छा जी, सैलरी ऑफ कैंटीन सेलमैन अमाउंटेड टू 90,000, जो कि पेमेंट्स में इंक्लूडेड है। पेमेंट्स में कौन सी पेमेंट्स में जी? सैलरी ऑफ कैंटीन, सैलरीज कहाँ है? अच्छा अच्छा, हद हो गई यार, एक्सपेंस इस तरफ लिखे हुए हैं उन्होंने। अब ये 700 के अंदर कैंटीन वाली 90 भी पड़ी है, ऐसे ही है तो भाई कोई मसला नहीं ना, 90 को ले जाओ ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर और बकाया कितना वो कर लेते हैं जी, कितना 610। ये कहाँ जाना है? ऊपर है। अच्छा चलो पढ़ तो लें अब। Oracle was formed in January 21. Following information available in respect of first year. Receipt and payment account for the year 31 दिसंबर 21। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई हैं, ज्वाइनिंग फ़ी, कैंटीन और सैलरीज 640 में। ठीक है जी, इसमें पड़ा हुआ है 90। इसको आपने, इसकी आप एंट्री करेंगे सैलरीज डेबिट और ये रिसीट पेमेंट क्रेडिट। ठीक है जी, कितने से? लेकिन ये कहाँ पे सैलरीज आपने डेबिट करनी है? अपनी वर्किंग में, ट्रेडिंग एक्टिविटी में। और बाकी कितना है? 550। इसकी एंट्री भी है तो यही सैलरीज डेबिट, ये नहीं लिखता आज, सैलरीज डेबिट, लेकिन ये कहाँ जाएंगी? इनकम एंड और रिसीट पेमेंट क्रेडिट। ठीक है जी, 500। तो ये टोटल 90 क्रेडिट हो गया ना। ये टिक इकट्ठा भी कर सकते हो आप, यहाँ पे टिक इकट्ठा कर दो, लेकिन डेबिट अलग अलग जगह। सिंगल एंट्री में कई एडजस्टमेंट्स ऐसी की थी। ठीक है, उसके अलावा कैंटीन ऑपरेट करते हैं और सारी सेल परचेज कैश पर हैं। अब मसला बताओ इसमें क्या है? सवाल कितने बच्चों ने किया? ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जी, कैंटीन, चलो ट्रेडिंग अकाउंट ही लिख लो। वर्किंग हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की बन रही है जी। हाँ जी, सेल्स देख लेते हैं, लेस करते होते हैं इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स, आ जाता है हमारा जीपी और उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। अच्छा, अब सारे काम कराने ही हैं आपने मुझसे। तो प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन, हाँ चलो कोई नहीं, जो मिल जाए फाबिहा। प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन कितना है? 30। फिर सैलरीज कितना जी? 90। उसके बाद सेल्स कहाँ है? ये इनकम आ गई, इनकम आ गई जी। सब्सक्रिप्शन में कैंटीन से उसने कहा था सारी सेल्स कैश पर हैं, 720। कॉस्ट ऑफ सेल नहीं मिली बस, तो कोई बात नहीं, हमारा इन्वेंट्री का लेजर जिंदाबाद। इन्वेंट्री का लेजर ब्रॉड डाउन कहीं गिवन है जी? मैं बताता हूँ जी, गिवन है। किसने कहा नहीं गिवन? गिवन है, 0। ठीक हो गया। उसके बाद परचेजेस की फिगर आती है इधर, नहीं पता। अच्छा एक मिनट, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं पता, क्लोजिंग नहीं पता। अब 1 बाय 1 चलते हैं। ठीक है जी। पेमेंट्स के अंदर आए तो
कैंटीन परचेजेज हैं, क्रेडिटर वाला चक्कर ही कोई नहीं है, ठीक है। तो परचेज कितनी है, ये क्या है जी, रिसीट पेमेंट से मिल गई आपको। लेकिन अभी भी दो मसाइल हैं। अब मुझे बताओ जीपी कितना आता है अगर रिवर्स वर्किंग करके आए तो 120, और ये बैलेंसिंग निकलना था यहां से, और को हल नहीं था, कितना 600। चलो तो ये 600 आ गया जी इधर। अब बताओ जी क्लोजिंग कितना है, बनानी बैलेंस शीट थी ना हमने, ठीक है। तो क्लोजिंग कितना आ गया, तो बैलेंस शीट में ये चला जाएगा। उसने फिर बैलेंस शीट वाली आइटम छुपा दी थी, ठीक है। कोई मार्कअप मार्जिन कोई नहीं दिया उसने, लेकिन सेल भी दी और परचेज भी दी, और उसको कैश पे दे दिया था, ठीक है। ले जी ट्रेडिंग अकाउंट के अलावा कोई मसला, अब उसकी बात इंशाल्लाह करेंगे ब्रेक के बाद। देखो ना ज़रा, हाँ वो एक बात बच्चों पूछते रह गए कि आपने रीसेंट टेस्ट के बारे में बताया ही नहीं कि उसमें क्या ख़ास बात थी। उसमें ख़ास बात ये थी कि वो रीसेंट अटैम्प्ट का सवाल था। जो अभी लास्ट टेस्ट आपने दिया है ना कैश फ्लो का, उसमें जो कैश फ्लो का सवाल था वो मोस्ट रीसेंट अटैम्प्ट का सवाल था। एज इट इज़ मैंने नाम भी नहीं बदला, मैंने कहा क्योंकि रिवीजन शुरू होने ही वाली है अब, तो कैश फ्लो का सवाल उसमें वही करा देंगे, ठीक है। कैसा लगा था वैसे सवाल, जो टेस्ट था। अब ये मोस्ट रीसेंट अटैम्प्ट का सवाल था, और बाकी भी आपने बहुत सारे कर देखे हैं। तो कैश फ्लो सबसे इजी है कि नहीं है। अच्छा रैंकिंग करो, रैंकिंग नमाज पे जाने से पहले सबसे आसान कौन सा टॉपिक है पूरी एफएआर में, बोलो कैश फ्लो। अच्छा हर एक की अपनी अपनी पसंद है। मुश्किल कौन सा है, मुश्किल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सिंगल एंट्री तो कहना भी चाहिए था, मुश्किल था भी सही, लेकिन 60-70% हो जाएगा ना इंशाल्लाह वो भी। चलें जी यहाँ पे पार्ट 1 क्लोज करें, मेंबरशिप की बात करते हैं नमाज की ब्रेक के बाद इंशाल्लाह।